लास्ट लेक्चर में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ सीखा था कि वो लॉ हमेशा वैलिड होता है, लेकिन हम उसका यूज़ करते हैं सिर्फ हाईली सिमेट्रिकल केसेस के अंदर यूज़ करते हैं, उनसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में वो हेल्प करता है। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है, लास्ट टाइम पे हमने उसके अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हमने देखा था कि एक इनफाइनाइट थिन वायर से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो हम करते हैं अब दूसरा वाला केसेस कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर्स। तो इसमें जो सिलेंड्रिकल वायर्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होलो सिलेंड्रिकल वायर हो सकता है और एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हो सकता है। होलो सिलेंड्रिकल वायर में क्या होता है कि जैसे ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, अभी हमने इसको कुछ भी नहीं बोला, ये सिलेंड्रिकल वायर है, सिर्फ इतना हमने इसको कहा है। इसमें देखो, अगर ये होलो सिलेंड्रिकल वायर होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका ये सरफेस के ऊपर करंट मूव कर सकता है, इसके अंदर करंट मूव नहीं कर सकता। मतलब जो करंट मूव करेगा सिर्फ इसके आउटर सरफेस पे ही मूव करेगा, इसलिए एक ऐसा सिलेंड्रिकल वायर हो गया, होलो सिलेंड्रिकल वायर। अगर इसमें करंट शो करें तो एक जो करंट होगा ये आई ऐसे मूव कर रहा होगा, आई। तो जितने भी ये सरफेस वाले पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ऐसे करंट मूव कर रहा है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। अगर इस सिलेंड्रिकल वायर का अगर हम टॉप व्यू देखें तो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा, और इसमें जो ये करंट है वो कैसे नज़र आएंगे कि यहाँ से जितना भी ये सरफेस है, इससे ये सारे के सारे करंट बाहर आते हुए नज़र आएंगे। तो सीनेरियो कुछ ऐसा है कि एक होलो सिलेंड्रिकल वायर है और इसमें जो भी करंट मूव करता है वो आई मूव करता है। अब मुझे क्या करना है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस जितना भी ये पूरा रीजन है उसमें। तो हम इस रीजन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है इस सिलेंड्रिकल वायर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है और सिलेंड्रिकल वायर के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम अंदर और बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इसके अंदर अभी तक हमारा सिनेरियो ये है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें जो करंट है वो इसके सरफेस पे मूव कर रहा है और आउटवर्ड करंट मूव कर रहा है। हमें अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इसका जो भी रेडियस है, ये जो सिलेंडर का रेडियस है वो आर है। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो हम इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इनसाइड पॉइंट्स के लिए देखेंगे कि अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इनसाइड के लिए देखते हैं। इनसाइड मतलब जो भी ये पॉइंट होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा। कि जैसे मुझे आर पॉइंट पे जाके मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ से लेकर आर पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो आर है वो कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब फॉर आर लेस देन आर। तो हम इनसाइड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर जो वायर होते हैं, सिलेंड्रिकल वायर्स जो होती हैं, उसके लिए अगर हम सर्कुलर लूप बनाए तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया, ठीक है, एम्पेरियन लूप बनाया जिसका रेडियस कितना था, आर था, और इस लूप का डायरेक्शन मैंने यही मान लिया। ठीक है, मतलब ये जो लूप है वो ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तो ये वाला करंट हमारे लिए पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखते हैं। वो क्या कहता है, इंटीग्रल बी डॉटेड विद डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब देखो, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से यहाँ लिखूँ, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो यहाँ पर भी बी होगी, यहाँ पर भी बी होगी, यहाँ पर भी बी होगी। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। तो जो बी है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने ऐसे लिखा, इंटीग्रल बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी डॉट डी एल। इसमें जो डी एल वैक्टर है और जो बी है वो दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं, डी एल वैक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड बी होता और जो डी एल वैक्टर है वो दोनों पैरेलल है, तो बी डॉट डी एल ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड और डी एल का मैग्नीट्यूड। ये हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था, क्योंकि इसके अंदर जो थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी डी एल, चलो यहाँ भी लिख देते हैं, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब देखो आई एनक्लोज, इस लूप के अंदर अंदर जो करंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि जो सारा का सारा करंट है वो यहाँ से मूव कर रहा है, इस लूप के बाहर से मूव कर रहा है। तो आई एनक्लोज इस केस में कितना है, 0 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी को अगर मैं बाहर ले आऊँ,
इंटीग्रल ओवर डी एल कॉस ज़ीरो तो 1 हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ज़ीरो। तो ये पूरा क्वांटिटी ज़ीरो है। ये वाला इंटीग्रल छोटा छोटा डी एल जुड़ के वो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ज़ीरो किसको होना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, चलो इसको ए मान लेते हैं, तो एट पॉइंट ए इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा फॉर आर लेस देन आर, कि इस होलो सिलेंड्रिकल वायर के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। ठीक है, कि इस वायर के अंदर कोई भी आप पॉइंट पिक करोगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। अब हमें सेकंड जो निकालना है वो है आउटसाइड द वायर। तो इनसाइड द वायर तो पता चला मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई भी करंट आएगा ही नहीं, सारा करंट बाहर जा रहा है, तो ये जो करंट है वो अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, इसको हमने डी एल वेक्टर बोल दिया। तो ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आया। हम आउटसाइड के लिए देखते हैं, फॉर आउटसाइड, कि यहाँ से सेंटर से, जैसे इसको मैंने यहाँ बनाया, तो सेंटर से बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं। तो स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो देखो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं कि लेट से ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पी मान लो। तो पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक एम्पेरियन लूप हम बनाते हैं ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक एम्पेरियन लूप बनाया और इस एम्पेरियन लूप का डायरेक्शन हमने ये कहा। ठीक है, कि ये लूप ऐसे ही घूम रहा है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन जैसे पहले की तरह हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ लिखेंगे। ये क्या कहता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। इस वाले पॉइंट पे यहाँ से लेकर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से हम निकाल सकते हैं। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली जाएगा टू द लूप। और जो डी एल वैक्टर है वो कैसे होगा, लूप के टेंजेंशियल होगा ये भी। तो डी एल वैक्टर भी इसमें इस वाले डायरेक्शन में है। तो डी एल वैक्टर और बी वैक्टर कैसे होंगे, पैरेलल हो गए। तो इस केस में भी जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि इंटीग्रल बी मैग्नीट्यूड डी एल मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई एनक्लोज लिखते हैं कि इस लूप के अंदर कितना करंट होगा। तो जितना भी करंट है, ये जो करंट आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना भी टोटल करंट आई है वो इस लूप के अंदर से पास हो रहा है। तो आई एनक्लोज कितना हो गया, आई। अब इसका डायरेक्शन भी लिखते हैं। हमारे लिए लूप अगर ऐसे घूम रहा है तो ये वाला डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लूप अगर ऐसे जा रहा है, लूप ऐसे गया तो डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो आई एनक्लोज को कैसे लिखा जाएगा, प्लस आई। तो हमने इसको लिखा आई। तो यहाँ से देखो जो बी है वो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। बी इंटीग्रल ओवर डी एल कॉस 0 हो गया 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई। अच्छा, इसमें जो डी एल वैक्टर है, ठीक है, ये क्या कहता है कि इन सब का जो भी डी एल वैक्टर जुड़ता हुआ जाएगा, तो पूरे लूप का अगर हर डी एल वैक्टर जोड़ेंगे तो ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल आर विल बी म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो कितना निकल के आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ड्यू टू होलो सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये आउटसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी वायर कुछ आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बट इनसाइड दी होलो वायर कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इसमें हम ऐसा भी बोल सकते थे कि ठीक है कि अगर ये वायर होलो सिलेंड्रिकल ना होके अगर ये इनफाइनाइट थिन वायर होता और वो जो वायर होता वो इसकी एक्सिस से ही पास कर जाता है यहाँ से, तो
तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा जाता, थिन वायर की वजह से जो इनफाइनाइट होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए ये मैटर ही नहीं करता है कि ये जो वायर है वो होलो सिलेंड्रिकल वायर है या थिन वायर है। अगर इस होलो सिलेंड्रिकल वायर को मैं थिन वायर मान के आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो भी कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, प्रोवाइडेड आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये आउटसाइड रीजन के लिए ये जो होलो सिलेंड्रिकल वायर है ये थिन वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें अगर हम और चीज़ें देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो जैसे जैसे r इंक्रीज़ होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, तो r इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। ठीक है, ये वाली बात है। और अगर हम इससे ऐसा निकालें कि हमें यहाँ से इस वाली एक्सिस से हमें इस वाले पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, हमें सरफेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एट सरफेस, अगर हम इस यहाँ से लिखें एट सरफेस, अगर ये वाला पॉइंट सरफेस पे लाई कर जाए तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो आर शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे अगर मैं आर को कैपिटल आर लिखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। तो देखो हमने होलो सिलेंड्रिकल वायर की वजह से हर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होती है, जिसमें आर जो है वो सेंटर से लेकर डिस्टेंस लिखा जाएगा, और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अगर मुझे इसका ग्राफ पता लगाना हो तो ठीक है, इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। इसमें देखो हमें बी का ग्राफ पता लगाना है आर के साथ, कि जैसे जैसे आर वेरी करता जाएगा बी कैसे वेरी करेगा। तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू 0 तो मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया, सेंटर। इसमें हमने क्या बोला, ये आर इज इक्वल टू आर हो गया, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इसको शो करता है कि आर की वैल्यू आर के बराबर है, मतलब ये सरफेस को शो करेगा। ये वाला रीजन हो गया आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये आउटसाइड रीजन और ये इनसाइड रीजन। इनसाइड रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सरफेस पे आएगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर, तो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना हो जाएगा सरफेस पे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, और जैसे जैसे ये आउटसाइड रीजन के लिए ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया, सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और ये कैसा जाएगा, डिक्रीजिंग होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे आर इन्फिनिटी रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, तो ये ऐसे डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पर हम बोल सकते हैं B इज़ इक्वल टू 0। और ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ हो गया, ये सरफेस के बारे में बात हो गई। तो सेंटर से लेकर जब तक सरफेस पे आते हो मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है, सरफेस पे एकदम से जंप करता है, उसके बाद सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ करता है। ये वाला जो ग्राफ है ये तो चलो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वाला जो ग्राफ है वेरिएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कई बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बनाने के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर ग्राफ का वेरिएशन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वो जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला शेप है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कॉन्टीन्यूस है कि डिसकॉन्टीन्यूस है। देखो इस वाले पॉइंट पे ये जो सरफेस है उसके जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उसके जस्ट इधर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा तो ग्राफ एकदम से जंप करता है, तो ये कैसा ग्राफ है, डिसकॉन्टीन्यूस ग्राफ है। डिसकॉन्टीन्यूस ग्राफ। ठीक है, अगर ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे को टच कर जाता, मैच कर जाता, तो वो कॉन्टीन्यूस ग्राफ हो जाता। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। इस फॉर्मूले में जो आर लिखा जाएगा वो इस सिलेंडर के सेंटर से लिया जाएगा, कि यहाँ से हमने ये वाला स्मॉल आर भी यहाँ से लिया है और इसमें भी सेंटर से हमने आर मेज़र किया है। तो आर इज़ डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, सेंटर बोल सकते हैं या फिर इसको एक्सिस भी बोल सकते हैं। हमारा जो सेकंड केस है वो ये है कि सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हैविंग कांस्टेंट करंट डेंसिटी जे, कि ये जो भी सिलेंड्रिकल वायर है, अब ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसमें जो करंट है वो सरफेस पे भी मूव कर सकता है और इस वायर के अंदर भी करंट मूव कर सकता है। तो अगर इसमें करंट को शो करें तो जो सरफेस से तो करंट जाएगा ही जाएगा, तो मतलब यहाँ से ऐसे करंट, ये आई करंट मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी सरफेस वाले पॉइंट्स हैं वहाँ से करंट मूव कर ही रहे हैं, जैसे पहले भी करंट मूव कर रहे थे। अब क्या है कि ये जो अंदर वाले पॉइंट है यहाँ से भी ऐसे करंट मूव कर रहा है इसके अंदर। तो जो भी है ये एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें सरफेस पे और वायर के अंदर करंट मूव कर रहा है। अब इसमें देखो ऐसा हो सकता है, इसके फर्दर केसेस बन सकते हैं कि जो करंट है वो इस सरफेस में ये जो करंट है ये इस वॉल्यूम के अंदर, जो इसका अंदर वाला जो वॉल्यूम है, इसमें या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम जो केस ले रहे हैं वो ये है, करंट आई इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि ये जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा इसमें जो करंट फैला हुआ है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो हम ठीक है इसके लिए जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं कि चलो इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएं तो ये जो वायर है इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएंगे तो कुछ ऐसे होगा। ये वायर है जिसका रेडियस आर है और जो भी इसके अंदर करंट है वो सरफेस पे भी मूव कर रहे हैं और सरफेस के अंदर भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो करंट है ये ऐसे सारा का सारा करंट आई बाहर की तरफ नज़र आ रहा है और ये जो करंट है इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना हो जाएगा, ए विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए अगर हम लिखें करंट डेंसिटी जे, वो क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट, टोटल करंट आई मूव कर रहा है और कितने एरिया पे, पाई आर स्क्वायर पे। अब इसमें देखो आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी, पाई भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम कांस्टेंट जे के लिए बात कर रहे हैं। तो जो भी इसका करंट डेंसिटी है जे, वो कैसा है, कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि ये वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस सरफेस के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सरफेस के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम इनसाइड पॉइंट्स की बात करते हैं। फॉर आर वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करते हैं। तो इसके सेंटर से मैंने आर डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसके लिए एक ऐसे लूप बनाया, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, और इस लूप का जो डायरेक्शन है वो मैंने ऐसे ही माना कि जो लूप है वो ऐसे मूव कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, कि हम एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो जो भी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनता तो वो कैसे बनता, राइट हैंड पाम रूल से, पॉइंट करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बन जाएगा बी, और जो भी इसका डीएल वेक्टर होता वो भी कैसे बनता कि डीएल वेक्टर इस लूप के टेंजेंशियल आता, डीएल वेक्टर। तो इसमें भी डीएल वेक्टर और बी जो है वो आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, सॉरी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो हर पॉइंट पे बी और डीएल वेक्टर जो रहेंगे वो हमेशा पैरेलल रहेंगे। तो इसके लिए अगर हमें चीज़ें निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉटेड विद डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें आई एनक्लोज्ड की, तो इस लूप के अंदर सारा करंट मूव नहीं कर रहा है कि इसमें से थोड़ा करंट बाहर है थोड़ा करंट अंदर है। तो मतलब टोटल करंट आई इसके अंदर लूप के अंदर मूव नहीं कर रहा है, तो हमें आई एनक्लोज निकालना होगा। तो अब जे हम लिखते थे करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो अगर मैं जे को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो करंट आ जाएगा। तो अगर मुझे ऐसे लिखना है आई एनक्लोज्ड,
तो आई एनक्लोज कैसे लिख सकते हैं, जे इंटू एरिया। अब देखो जे कांस्टेंट है, इसलिए जे को डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट आ जाएगा, नहीं तो फिर इंटीग्रेट करके निकालना होता। तो इसलिए हमने जे कांस्टेंट वाला हमने केस लिया है। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, जे इंटू एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप। तो जो इसके अंदर आई एनक्लोज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जे, तो जे हो गया इनटू एरिया इनक्लोज कितना हो गया, ये जो एरिया बनेगा ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आई एनक्लोज। तो इसको हमने इसके अंदर रख दिया। तो देखो इंटीग्रल बी वेक्टर डी एल वेक्टर का मोड कॉस, अब बी डॉट डी एल, ये बी और डी एल आपस में पैरेलल हो गए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई एनक्लोज की जगह लिख सकते हैं जे इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिखा मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल डी एल वेक्टर, और ये कॉस ज़ीरो कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसको हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे को हमने लिखा आई बाई पाई आर स्क्वायर। इसको जे के टर्म में भी याद कर सकते हो, तो चलो पहले जे के टर्म में लिख लेते हैं, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो डी एल वेक्टर है, ये छोटा छोटा डी एल वेक्टर जुड़ते जुड़ते इस लूप का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट जे आर बाय 2। तो हमें इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, ठीक है, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर पे कैसे वेरी करता है। तो म्यू नॉट जे आर बाई 2, तो ये एज ए फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, जिसमें जे की वैल्यू कितनी है, आई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, कि जैसे जैसे आर इंक्रीज़ होता जाएगा, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आर इंक्रीज़ होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको जे में ना याद करके इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैं जे को कितना रख देता हूँ, आई बाई पाई आर स्क्वायर रख देता हूँ। तो इसको आई बाई पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट, जे की जगह मैंने रखा आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर और ये नीचे का ये 2। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी याद कर सकते हो, चाहे आई के टर्म में याद कर सकते हो या फिर जे के टर्म में याद कर सकते हो। ज़्यादातर जे गिवन होता है तो हम कैसे याद करते हैं, म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो ये भी क्या कहता है कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, कि हम इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सेंटर अंदर ही लाई करता है, तो अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर, तो जो भी ये डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा सेंटर से मेज़र किया जाता है, कि ये जो सेंटर है यहाँ से आर डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा। तो अगर मैं सेंटर पे आ जाऊँ तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0, स्मॉल आर 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज़ 0। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये किसके लिए आया है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए आया है। तो इसको ऐसे याद करना चाहिए, 4 आर लेस देन आर, या फिर इनसाइड पॉइंट्स के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। इसमें जो ये वाला फॉर्मूला ये तभी वैलिड है जब जे कांस्टेंट होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट जे आर बाई 2 व्हेन जे इज़ कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें जो आर है वो कहाँ से मेज़र किया जाएगा, आर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर मुझे इसी में लिखना हो कि मुझे कैपिटल आर बाई 2 पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आर को कैसे रखेंगे, कैपिटल आर बाई 2, चाहे वो जे के टर्म में या फिर आई के टर्म में। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अगर सरफेस पे बात करें, एट सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो मैं आर को कैपिटल आर रख देता हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट जे आर बाई
2, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इस वाले फॉर्मूले में भी अगर आर को कैपिटल आर रख देंगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो इसमें देखो ये कहना चाहता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, तो आर ऐसे लीनियरली इंक्रीज़ करता जाएगा, कब तक? सरफेस तक। तो सरफेस पे आके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालें, ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाके एक एम्पियर लूप बनाया ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ जाके मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी वेक्टर वो इस वाले डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और लूप का जो डायरेक्शन है वो मैंने यही माना कि लूप एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो डी एल वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है। तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर अगेन हर केस में कैसा आ रहा है, वायर के लिए हर केस में मैग्नेटिक फील्ड और डी एल वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे। तो हम अगर आउटसाइड के लिए देखें, आउटसाइड की जो आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसमें हम यूज़ करते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो इंटीग्रल बी डॉटेड विद डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब देखो आई एनक्लोज में इसमें अगर देखें कि जितना भी ये करंट है, ये जो वायर से जो करंट मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा था, ये इस लूप के अंदर ही है, कि मतलब सारा का सारा करंट इस लूप के अंदर एनक्लोज हो गया, तो आई एनक्लोज तो कैपिटल आई के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल बी मैग्नीट्यूड डी एल मैग्नीट्यूड, और दोनों के दोनों बी और डी एल कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा, b मैग्नीट्यूड जो है वो इंटीग्रल के बाहर आ गया, तो b का मैग्नीट्यूड इंटू इंटीग्रल डी एल वेक्टर ओवर क्लोज लूप, ठीक है, इंटू cos 0 1 हो गया, ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। डी एल वैक्टर कैसे, इसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, तो b मैग्नीट्यूड इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया B, ये कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया फॉर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो ये आई के टर्म में हमने याद कर लिया। अगर इसी को मुझे जे के टर्म में याद करना हो तो हमने इसमें देखा था, जो जे था, जे वो लिखा गया था आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो मैं आई को कैसे लिखता हूँ, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसको आई को लिख देते हैं जे इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा भी बन सकता है, जे में याद करना चाहो तो म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर। तो जे के टर्म में भी याद कर सकते हो, आई के टर्म में भी याद कर सकते हो। इसमें ये किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फॉर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो आया है B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये क्या कहता है कि जब आर इंक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा। अगर हमें इन्फिनिटी पॉइंट पे निकालना है तो इन्फिनिटी पॉइंट पे आर को इन्फाइनाइट रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर सरफेस पॉइंट की बात करेंगे तो एट सरफेस आर इज़ इक्वल टू आर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इससे देखो तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, या इससे देखेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हो, म्यू नॉट जे, इसको आर रखेंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाय 2। तो अगर हम ऐसा देखें कि सरफेस पे चाहे आउटसाइड रीजन से, आउटसाइड वाले फॉर्मूले से सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, चाहे इनसाइड वाले से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे सेम आती है, ठीक है। और दूसरा एक ये कंक्लूज़न है इसमें कि अगर हम देखें कि होलो सिलेंड्रिकल वायर और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में फ़र्क कहाँ आया। होलो सिलेंड्रिकल वायर में अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 था,
जबकि सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर बाहर वाले पॉइंट की बात करें तो आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना आ रहा था होलो सिलेंड्रिकल वायर में, म्यू नॉट आई बाई 2πr। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2πr। मतलब अगर मैं इन दोनों को कंक्लूड करूं तो आउटसाइड पॉइंट के लिए चाहे ये होलो वायर हो चाहे सॉलिड वायर हो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है। क्योंकि आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये जो भी वायर है ये कैसे बिहेव करेगा, ये इन्फाइनाइट थिन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो चाहिए सॉलिड हो चाहिए होलो हो, अगर इन्फाइनाइट थिन वायर सेंटर पे रखा गया है और जिसमें करंट आई है तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम आता है। वेरिएशन में जो फ़र्क आता है वो सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स के लिए आता है कि इनसाइड रीजन के लिए होलो सिलेंड्रिकल वायर में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है, जबकि सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती। उसका कुछ एक फॉर्मूला आता था म्यू नॉट जे आर बाई 2। अगर हम इसका वेरिएशन बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, अगर इसमें ग्राफ की बात करें तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती थी इसकी, ये देखो इसके अंदर अगर देखें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट जे आर बाई 2। मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा जाएगा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करता जाएगा और बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो इस सरफेस तक इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने लिखा बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देन बाहर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आर इंक्रीज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, इन्फाइनाइट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कैसे डिक्रीज़ करेगा, ये ऐसे डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये है b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और ये जो है ये है b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है कि ये वाला जो ग्राफ है, जैसे ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/x रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो ग्राफ है ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये जो ग्राफ है ये है लीनियर ग्राफ है। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक, कि इनसाइड रीजन कैसा जाएगा, लीनियर जाएगा, और आउटसाइड रीजन कैसा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा। और ये वाला ग्राफ देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे ये कैसा ग्राफ है, कॉन्टीन्यूस ग्राफ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकते हैं, इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ग्राफ। जैसे अगर हम पुराना वाला देखें उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये होलो वायर हो गया, ये सॉलिड वायर हो गया। तो इसमें और इसमें देखो सिमिलरिटी क्या है कि आउटसाइड वाला जो रीज़न है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, और इनसाइड वाले रीजन में क्या आ जाएगा, वेरिएशन मतलब डिफरेंस आ जाएगा। तो अंदर होलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, जबकि सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज़ करता हुआ जाता है। ये ग्राफ डिसकॉन्टीन्यूस है, सॉलिड वाला ग्राफ कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर फ़र्क पड़ता है इसमें। इसमें ये जो सरफेस है, सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आती है सरफेस पे आती है, सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करती है, सरफेस के अंदर जाते जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगी। तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपका हो गया होलो सिलेंड्रिकल वायर और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर।